Student, you are most welcome in my YouTube channel study classes. स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को क्लास 11 का लेसन फर्स्ट माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, शिक्षा के लिए मेरा संघर्ष, इसकी हिंदी में समरी एक्सप्लेन करूंगा। स्टूडेंट, माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, शिक्षा के लिए मेरा संघर्ष, और इसके राइटर ऑथर हैं बुकर टी वॉशिंगटन। तो स्टूडेंट, बुकर टी वॉशिंगटन वॉज एन अमेरिकन नीग्रो। बुकर टी वॉशिंगटन एक अमेरिकन आपसी थे और शिक्षा के लिए मेरा संघर्ष नामक ऐसे मीन्स निबंध, ये जो उन्होंने उनकी जो माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, शिक्षा के लिए मेरा संघर्ष है, ये क्या है? ऐसे है जो उन्होंने अपनी शिक्षा पर लिखा है। तो कहने के लिए अगर कहा जाए स्टूडेंट, तो ये एक उनकी ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है स्टूडेंट? द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, एक व्यक्ति की जीवन कहानी जो उसने स्वयं लिखी हो, उसे हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं आत्मकथा। तो स्टूडेंट, बुकर टी वॉशिंगटन बताते हैं कि जब वो एक छोटे बच्चे थे तो वो एक कोयले की खान में काम किया करते थे। उनका भाई था, बड़ा भाई, जिसका नाम था जॉन और बुकर टी वॉशिंगटन दोनों कोयले की खान में काम किया करते थे। एक दिन कोयले की खान में काम करते हुए उन्होंने दो मजदूरों से, जो कि कोयले की खान में काम करते थे, एक महान स्कूल के बारे में बातचीत करते हुए सुना। और वो मजदूर जिस स्कूल के बारे में बात कर रहे थे, वो स्कूल था, उसका पूरा नाम था हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट। ये वर्जीनिया में था। लेखक ने कभी भी किसी भी प्रकार के स्कूल के बारे में इस तरह का वर्णन कभी नहीं सुना था। वो लोग इतने प्रभावशाली ढंग से उस स्कूल के बारे में वर्णन कर रहे थे, बता रहे थे कि लेखक उनकी बातों से बहुत अधिक प्रभावित हुआ और उसे ऐसा महसूस हुआ कि यह दुनिया का सबसे अच्छा प्लेस था। अगर धरती पे कोई स्वर्ग था तो वो था हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट वर्जीनिया। तो लेखक चुपके से उन दोनों मजदूरों की बात को सुन रहा था और वह उनकी बात से इतना अधिक प्रभावित हुआ कि उसने ये निश्चय कर लिया, ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि वह वहां जाएगा और अध्ययन करेगा। लेकिन वास्तव में वह वहां जाने की स्थिति में नहीं था। उसकी स्थिति बहुत कमजोर थी, बहुत ही गरीबी स्थिति में था। लेकिन 1876 के पतझड़ के मौसम में उसने वहां पर जाने का निश्चय किया और उसके प्रस्थान के समय उसकी मां बहुत बीमार थी और उसे आशा नहीं थी कि वहां से वापस आने के बाद उसे उसकी मां मिल पाएंगी। लेकिन उसके अंदर केवल एक ही दृढ़ निश्चय था, एक ही उसकी एक सिंगल एम्बिशन थी, एकमात्र महत्वाकांक्षा थी, और वह थी हैम्पटन जाने की और वहां अध्ययन करने की। किसी तरह से उसने अपनी मां से आधी अधूरी सहमति ली। आधी अधूरी सहमति को हाफ हार्टेड कंसेंट कहते हैं स्टूडेंट। He got only half-hearted consent from her mother to go to Hampton.
हैम्पटन जाने के लिए उसने अपनी मां से आधी अधूरी सहमति प्राप्त की, जिससे उसे अपनी यात्रा हैम्पटन के लिए तय करनी थी। उसकी मां सोच रही थी कि उनका बेटा एक निष्फल प्रयास करने जा रहा है, क्योंकि वो कैसे वहां पहुंचेगा, उसके पास पैसे नहीं है, कपड़े नहीं है, क्या खाएगा, कहाँ रहेगा। बहुत प्रकार के विचार उसकी मां को परेशान कर रहे थे। इसलिए उसकी मां सोच रही थी कि वह निश्चित रूप से एक निष्फल प्रयास के लिए रवाना हो रहा है। His mother thought that his son was starting out on a wild goose chase. लेकिन किसी तरह से आधी अधूरी सहमति प्राप्त करने के बाद उसने अपनी यात्रा हैम्पटन के लिए रवाना की। उसके बड़े भाई जॉन ने उसकी मदद की, और उतनी मदद की जितनी वह कर सकता था, लेकिन वास्तव में यह मदद पर्याप्त नहीं थी। लेखक जब हैम्पटन के लिए रवाना हुआ तो उसके पास कुछ कपड़े थे, और जिसे उसने एक सस्ते से थैले में रख लिया, और अपने वह महान दिन आया जब वह हैम्पटन के लिए रवाना हुआ। और इस तरह से वह कुछ देर तक गाड़ी में, डिब्बे में, कार में, इस तरह से उसने अपनी यात्रा की। और यात्रा करते करते उसके जो पैसे थे वो पूरी तरह से खर्च हो गए थे। अब उसके पास पैसे नहीं बचे थे, और अभी इसलिए उसे यात्रा की भीख भी मांगनी पड़ी। और इस तरह से वो देर रात एक शहर में पहुंचा जिसका नाम था रिचमोंड। और यहाँ रिचमोंड से हैम्पटन की दूरी अभी 82 मील दूर थी। द डिस्टेंस बिटवीन, देखिए स्टूडेंट, जिस स्थान पे राइटर रहता था उस स्थान का नाम था माल्डन, और माल्डन टू हैम्पटन, माल्डन से हैम्पटन की दूरी लगभग 500 मील थी। और जब लेखक रिचमोंड पहुंचा तो वहां से हैम्पटन की दूरी केवल 82 माइल्स थी, 82 मील थी। लेखक रिचमोंड देर रात में पहुंचा। वहां उसकी किसी से कोई प्रकार की परिचय भी नहीं थी, इसलिए जब वह वहां पहुंचा तो बहुत थका हुआ था, बहुत निराश था, बहुत उदास था। उसके पास पैसे नहीं थे, भूखा था, गंदा था, थका था, और पैसे भी नहीं थे। तो वो बहुत सारे ठहरने के स्थानों पे गया, लॉज में गया, लेकिन वो सब लोग उससे पैसे मांग रहे थे। और वही एक ऐसी चीज थी जो लेखक के पास नहीं थी। तो इसलिए वो एक बड़े शहर में कभी नहीं गया था, इसलिए और भी निराश था। शहर के तौर तरीकों से पूरी तरह से अपरिचित था, जानता नहीं था, इसलिए वो आधी रात तक सड़कों पर टहलता रहा। और जब उसे बहुत अधिक थकान महसूस हुई तो वो एक सड़क के ऊपरी हिस्से पर के नीचे गया, और उसने देखा उस सड़क के नीचे, फुटपाथ के नीचे जमीन में उसने अपनी तकिया, अपनी उसे जो सस्ता था थैला था जिसमें वो कपड़े रखे हुए था, उसकी तकिया लगाई और वह वहां पर लेट गया। तो स्टूडेंट, चूंकि राइटर भूखा था इसलिए वो सो तो नहीं सका, लेकिन अपनी रोड के ऊपर से लोगों के पैरों के चलने के कदमों की आवाज को सारी रात वो फील करता रहा। और जब कुछ उजेला हुआ तो वह वहां से बाहर आया। बाहर आकर के उसने अपने चारों ओर के वातावरण को देखा, तो उसने देखा कि वह एक बहुत बड़े जहाज के पास था, और उस जहाज से कच्चा लोहा अनलोड हो रहा था। तो वो उसने जहाज के कैप्टन के पास गया, जो कि एक व्हाइट मैन था, एक अंग्रेज था, गोरा लोग था। उसके पास गया और उसने उससे परमिशन ली कि अगर वो अनलोड करे तो क्या वो उसे नाश्ता के लिए पैसे देंगे। तो जहाज का कप्तान एक बहुत ही दयालु व्यक्ति था, उसने उसे अनलोड करने के लिए परमिशन दे दी। और लेखक ने
उस जहाज से कच्चे लोहे को, पिग आयरन को अनलोड किया और इस तरह से नाश्ते के लिए पैसे कमा सका। और जब उसने उस पैसे से नाश्ता खरीदा और नाश्ता किया तो वो कहता है कि मैं आज भी महसूस करता हूं कि मेरे जीवन का वो सबसे अच्छा नाश्ता था जो मैंने कभी किया था। और इस तरह से लेखक पर डे उसी जहाज पर काम करता था और कुछ पैसे अपने खाने पीने में खर्च करता था और कुछ पैसों की बचत करता था। और जहाज का कप्तान भी उसके कार्य से बहुत ही खुश था और उसने उसे कंटिन्यू काम करने के लिए परमिशन दे दी। पर डे वो काम करता था और उसी फुटपाथ के नीचे लेटता था। इस तरह से वो पैसे बचाता रहा और अब रिचमोंड से हैम्पटन की दूरी ज्यादा नहीं थी, उसके पास पर्याप्त पैसे थे। तो इसलिए उसने एक दिन जहाज के कप्तान को धन्यवाद दिया और अपनी आगे की यात्रा के लिए, हैम्पटन की यात्रा के लिए रवाना हुआ। और बिना किसी असामान्य घटना के वह हैम्पटन पहुंच गया। और जैसे ही वह हैम्पटन पहुंचा और पहली नजर उसकी स्कूल की बिल्डिंग पर पड़ी तो स्कूल की बिल्डिंग को उसने देखा कि वो 3 मंजिली ईंटों की बनी हुई मंजिल थी, भवन था, बिल्डिंग थी, स्कूल की बिल्डिंग। उसको देखकर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उसे एक नया जीवन मिल गया हो। उसे क्या हो गया हो? एक नया जीवन मिल गया हो। द स्कूल बिल्डिंग गेव हिम अ न्यू लाइफ। उस स्कूल की बिल्डिंग ने उसे एक नया जीवन प्रदान किया, एक नया जीवन दे दिया। और देखिए, राइटर ने कई दिनों से ना तो कपड़े धुले थे, कई दिनों से प्रॉपर फूड नहीं खाया था, प्रॉपर नहाया नहीं था, इसलिए वो गंदा दिखता था। जैसे ही वो हैम्पटन स्कूल के ग्राउंड में पहुंचा, उसने अपने आप को हेड टीचर के सामने प्रेजेंट कर दिया, उपस्थित कर दिया फॉर असाइनमेंट। असाइनमेंट मीन्स दाखिले के लिए, एडमिशन के लिए। तो उसने देखा कि जो हेड टीचर थी उसके मन में बहुत सारे डाउट्स थे उसके एडमिशन के बारे में, लेकिन लेखक महसूस करता था कि अगर उसे उसकी योग्यता दिखाने का अवसर दिया जाए तो शायद वो अपनी योग्यता दिखा सकता था। उसी बीच उसने प्रधान अध्यापिका को देखा कि उसने बहुत सारे लड़कों को एडमिशन दे दिया, लेकिन उसके एडमिशन के बारे में अभी भी उसके मन में डाउट थे। लेकिन वो इंतजार करता रहा और इंतजार करते करते अंत में प्रधान अध्यापिका ने उससे कहा कि जाओ, संगीत कक्ष में झाड़ू की आवश्यकता है, एक झाड़ू लो और अच्छे से झाड़ू लगाओ। राइटर कहता है कि मैंने प्रधान अध्यापिका के आदेश को बड़ी प्रसन्नता के साथ स्वीकार किया और मैं गया, मैंने एक झाड़ू ली और मैंने उस संगीत कक्ष में 3 बार झाड़ू लगाई, प्रत्येक फर्नीचर को 3 बार साफ किया, एक डस्टिंग क्लॉथ लिया, उससे डस्ट हटा दी और जो उस रूम की वॉल्स थी उनको भी कपड़े से साफ किया। एवरी पीस ऑफ फर्नीचर, एवरी कॉर्नर, एवरी क्लोजेट, मैंने प्रत्येक जगह को अच्छे से 3-3 बार साफ किया। और जब मेरा काम पूरा हो गया तो मैंने प्रधान अध्यापिका को जाकर के सूचना दी। प्रधान अध्यापिका जब आई, उसने देखा तो वो एक बहुत ही चतुर महिला थी। उसने अपना हैंकी रुमाल निकाला और उसने उसे अपनी दीवार में, फर्नीचर में, सब जगह लगाया। वह जानती थी कि डस्ट के पार्टिकल्स उसे कहाँ मिल सकते हैं, लेकिन जब वह धूल का एक कण भी पाने में असमर्थ रही तो उसने मुझसे कहा कि मैं सोचती हूँ कि तुम इस संस्था में एडमिशन ले सकती। और जब प्रधान अध्यापिका ने उससे ये कहा तो लेखक कहता है कि मैंने महसूस किया कि मैं इस धरती पर सबसे अधिक प्रसन्न आत्माओं में से एक था। इतना अधिक खुश उसे महसूस हुआ, इतनी अधिक प्रसन्नता महसूस हुई कि वो महसूस करता था कि इस धरती पर सबसे अधिक प्रसन्न आत्माओं में से मैं एक था। और वो कहता है कि उस स्कूल में पढ़ते हुए मैंने बहुत सारी परीक्षाएं पास की, लेकिन वो महसूस करता है कि मुझे आज भी याद है कि मेरी जो उस संगीत कक्ष में
झाड़ू लगाने की परीक्षा थी, वो मेरे जीवन की सबसे अच्छी परीक्षा थी जो मैंने कभी पास की थी। तो स्टूडेंट, ये मैंने आपको क्लास 11th के लेसन फर्स्ट माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन रिटन बाय बुकर टी वॉशिंगटन, इसकी हिंदी में समरी आप लोगों को एक्सप्लेन की। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो स्टूडेंट, तो प्लीज इसको लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। और स्टूडेंट, मुझे आप लोग अपने मेरा उत्साह वर्धन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह से मैं आप लोगों के मार्गदर्शन के लिए वीडियो बनाता रहूं। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।